हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं सब लोग? सब स्टूडेंट्स का वेलकम है अनअकैडमी के डिफेंस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, अब जो है सितंबर आपका स्टार्ट हो चुका है और नेक्स्ट एनडीए की और सीडीएस की प्रिपरेशन भी आई होप सब लोग स्टार्ट कर चुके होंगे। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, ये हमारे उन्हीं नेक्स्ट मंथ्स को टारगेट करने वाला है कि हम नेक्स्ट जो हमारे 7 मंथ्स हैं जिसमें हमारा एग्जाम ड्यू है, तो उनको कैसे कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप कवर करना है, ताकि हम अगला जो हमारा टारगेटेड एग्जाम है दैट इज एनडीए 1 2025 और सीडीएस 2 2025 दोनों को एक ही बार में क्रैक कर पाए। तो इसीलिए मैं आज आपसे 10 स्टेप्स डिस्कस करूंगा। ये 10 स्टेप्स आपके एनडीए, सीडीएस और इवन सीएपीएफ या जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी का जो टाइम है, अभी आप में से बहुत सारे बच्चों ने एनडीए या सीडीएस का एग्जाम दिया होगा, ठीक है, और एग्जाम आपके हिसाब से भी नहीं हुआ हो, और आप में से जिन भी बच्चों के पास नेक्स्ट चांस है उसमें जो है आप दे सकते हैं, तो उसकी तैयारी अभी से ही उसकी जो शुरुआत है वो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो है मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा जो पहली बार इस एग्जाम को देंगे। जैसे जो बच्चा अभी 12th क्लास में है, जिसने अभी एनडीए 2 2024 नहीं दिया है, वो एनडीए 1 2025 देगा, तो उन स्टूडेंट्स को कैसे अप्रोच करना है। इसके साथ साथ वो भी स्टूडेंट्स वैसे ही चलेंगे जो पहले एक बार या दो बार इन एग्जाम्स को दे चुके हैं। सेम एप्लीकेबल होगा सीडीएस के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे इन 10 स्टेप्स की हमारे फर्स्ट स्टेप के साथ। तो स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है दैट इज द एनालाइजिंग द सिलेबस। तो सिलेबस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों से सुन के, है ना, किसी बड़े से सुन के, किसी भाई बहन से सुन के, या घर में किसी से सुन के वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में सिलेबस क्या है वो इस पे फोकस नहीं करते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज जब तक आपको सिलेबस नहीं पता है कि पढ़ना कहां से है, क्या आएगा, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, तब तक हम जो है एग्जाम को अच्छे से जो है प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो कैसे पता चलेगा? तो एनालिसिस कहां से करेंगे हम सिलेबस का? तो बात करें तो बच्चे, सिलेबस के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट सोर्स रहते हैं। एक है आपका जो नोटिफिकेशन है, ओके, नोटिफिकेशन वो वाला जो आ चुका था, मतलब जैसे आप एनडीए 2 2024 का नोटिफिकेशन देख सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन में एक दिक्कत रहती है कि सारे टॉपिक्स मेंशन नहीं किए होते। अगर आप नॉर्मल भी कोई नोटिफिकेशन देखेंगे, जैसे अगर आप केमिस्ट्री का नोटिफिकेशन देख लें, तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं दिए होते, मतलब जो पेपर में तो आ रहे होते हैं लेकिन नोटिफिकेशन में उनको लिखा नहीं होता। तो नोटिफिकेशन एक जरिया है, लेकिन सबसे अच्छा जरिया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स जो है लगभग आप इनको सॉल्व नहीं करना है, लगभग 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को एक बार देखना है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कहां कहां से कवर होते हैं। ये सबसे ऑथेंटिक सोर्स है जहां से आप कवर कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा पहली बार है या जिसके लिए कोई सब्जेक्ट ही पहली बार है, जैसे मान लो एक साइंस का बच्चा है, उसको ज्योग्राफी पढ़नी है, लेकिन उसको नहीं पता ज्योग्राफी में टॉपिक कौन कौन से थे, कई सालों से पढ़ी ही नहीं है, तो फिर क्या तरीका है? तो इसके लिए आप जो है एक्सपर्ट्स वीडियोस दे सकते हैं, जिसमें जो भी स्ट्रेटजीज वाली वीडियोस होती हैं, जैसे अभी मुक्तक सर ने एक वीडियो बनाई थी, कीर्ति मैम ने वीडियो बनाई थी, भंवर सर ने वीडियो बनाई थी, जिसमें सिलेबस की बात हुई, क्या क्या कवर करना है उस पर बात हुई, तो वो आप देख सकते हैं। वो भी एक अच्छा जरिया है सिलेबस को जानने का। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम सिलेबस को एनालाइज कर सकते हैं। अब आपको सिलेबस पता चल गया है ना? तो सिलेबस के बाद क्या है? तो उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, वो है कि हमें एक प्लान बनाना है कि अगले जो टाइम होने वाला है, जैसे अभी देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और फिर अप्रैल, तो मार्च तक भी गिने तो 7 महीने बनते हैं। तो 7 महीने जो है ये कैसे कैसे कवर होंगे, हाउ स्टेप बाय स्टेप वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, वो आपको पहले से प्लान आउट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा वही प्लान फॉलो होगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन जब तक आपके पास एक कंक्रीट है, आइडिया है कि भाई ऐसे चलना है,
कई बार दिक्कत हो जाती है कि किसी वजह से हम कुछ पढ़ नहीं पाए, कुछ फॉलो नहीं कर पाए, लेकिन आपको वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप बिना प्लान के चलेंगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। अगर एक आधी बार आप अपने प्लान से, अपने रास्ते से भटक गए किसी वजह से, कोई शादी वगैरह ही आ गई, रह गया, ठीक है, भाई की शादी थी, कजन की शादी थी, दिवाली आ गई, तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स व्हाई प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब प्लानिंग करे किसकी, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको प्लानिंग किस हिसाब से करनी है। हर बच्चे के लिए वो प्लान अलग होगा। क्यों? क्योंकि प्लानिंग होगी आपके टारगेट के हिसाब से। व्हाट इज योर टारगेट? तो बात करें एनडीए वाला बच्चा जो है, अब आपको पता है कि आपका एनडीए में जो टारगेट है वो आपका जीएटी और मैथ्स मिलके डिसाइड करेंगे। अब इसमें अगर मैं एक एवरेज टारगेट की बात करूं, जो टारगेट आपको रखना है, ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी 480 प्लस। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मोटिव सिर्फ पेपर निकालना नहीं है, मोटिव है सिलेक्शन। आप यहां पे पेपर निकालने के लिए तो नहीं बैठे हो, यूपीएससी का पेपर सिर्फ देने के लिए थोड़ी आ रहे हो, आपको तो सिलेक्शन चाहिए, आपको तो 400 में जाना है। यस और नो? यू वांट टू गो इनटू दैट 400 पीपल जो फाइनली सिलेक्ट होंगे। तो मैं आपको वो स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है जिससे आपका सिर्फ रिटर्न निकले, जिससे आपके सिर्फ कट ऑफ क्लियर हो। आपको वो स्ट्रेटेजी बनानी है, अपने लिए बनानी है, ठीक है ना? यू नीड टू मेक दैट स्ट्रेटेजी फॉर योरसेल्फ, ताकि आप पहुंच पाए। तो उसके लिए जो सबसे सेफ स्कोर मैं मानता हूं 480 प्लस। मैं क्यों बोल रहा हूं कि 480 प्लस की तैयारी करोगे तब जाके 440 450 के पास गिरोगे। तैयारी तुम 350 की करोगे तो तुम 300 पे रह जाओगे। अब 300 पे रह के क्या कर लोगे? तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हर किसी का प्लान, अब जैसे मैंने 480 एवरेज बोला है, कोई बच्चा 500 के लिए तैयारी करेगा, कोई बच्चा 550 के लिए, कोई 450 के लिए भी करेगा। अब यहां पे एक चीज और इंटरेस्टिंग होती है कि फिर आपको सेग्रीगेट करना है कि मैथ में मेरे को कितने लाने हैं, जीएटी में मेरे को कितने लाने हैं। मेरा मैथ स्ट्रांग है तो मैं मैथ में अच्छे लेके आऊंगा, साइंस स्ट्रांग है साइंस में ले जाऊंगा, इंग्लिश में ले जाऊंगा, ज्योग्राफी थोड़ा सा वीक है तो मैथ में मैं मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा, स्पेशली पीसीएम वाला बच्चा। मेरा जीए स्ट्रांग है तो मैं जीएटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा, मैथ में भी निकालूंगा। अब जहां यहां पे वो बच्चा भी रह जाता है जो इसकी टारगेट लेके चलता है, मैंने बहुत 75 चाहिए मेरे को मैथ में, आपको पता है कि इसकी कट ऑफ है 75, तो 75 तक ही पढ़ूंगा मैं, मेरे से नहीं होता मैथ। तो भाई क्यों जा रहे हो एनडीए में? मैथ तो करना पड़े, अच्छे मार्क्स मैथ में स्कोर करने पड़ेंगे। 75 का टारगेट रखोगे, 70 भी आगे तो भी नहीं होना, 74 भी आगे तो भी नहीं हो रहा। तुमने अपने टारगेट का 99% अचीव कर लिया, क्या मिला? नॉट सिलेक्टेड। फिर बहुत से एग्जाम्पल है, जीएटी में 350 नंबर आ रखा है, यहां पे 71 पे अटका हुआ है बच्चा। एक बच्चा तो 390 था जीएटी, 60 मार्क्स इन मैथ्स, टोटल बन रहा है 450, फिर भी नॉट सिलेक्टेड। तो सेग्रीगेशन ऑफ टारगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब 480 के लिए पढ़ना कितना पड़ेगा? 480 अगर लाने हैं तो क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? 600 मार्क्स। अगर हम 80% एक्यूरेसी भी मान लें तो 600 तक जाना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनेगा। अभी जीएटी मैथ में कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करने ही करने हैं, जीएटी में क्या क्या कवर करना ही करना है। इसीलिए तो नहीं होता सबका, 400 बच्चे ही क्यों होते हैं? रिटर्न निकल जाता है, 8000 बच्चे जाएंगे, 8 से 10,000, 8,000 to 10,000 will get selected for SSB। निकलेंगे कितने? फाइनली रिकमेंड 600 के पास हो ही जाते हैं, फाइनल रिकमेंडेशन 600 तक चली जाती है, मतलब 440, 500, 550 तक कई बार 600 चली जाती है, लेकिन एंट्री तो 400 को मिलेगी। तो फिर भाई प्लानिंग भी वैसी ही चाहिए। तो पहले डिसाइड कर लो, ये यहीं पे डिसाइड हो जाएगा कौन जा रहा है कि नहीं जा रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चा सतर्क है अपने लिए। सिमिलरली सीडीएस में भी आपको आपके अकॉर्डिंग प्लान बनेगा, ठीक है ना? सीडीएस में जैसे आपके पास 3 पेपर है, इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ साथ आपका जो है जीएस है और मैथ है ना? अब मैथ उन बच्चों के लिए है जो आईएमए, एएफए और आईएनए जाना चाहते हैं। अब बाकी 2 पेपर उनके लिए जो ओटीए जाना चाहते हैं, मतलब आईएमए के लिए तीनों पेपर हैं,
ओटी के लिए 2 पेपर हैं, ओटीओ की कट ऑफ जाती है 100, 99 भी चली जाती है, 102, 3, 4 भी जा सकती है, लेकिन वही ना, कट ऑफ के पास तो जाने की कोशिश नहीं करनी है, हमें तो सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन किसका होगा? कट ऑफ तो 99 पे भी निकलेगी, पर सिलेक्शन थोड़ी 99 पे होगा हर किसी का, ज्यादा पे होगा। तो वहां पे भी टारगेट आप लेके चलिए, मतलब ऑन एन एवरेज 150 के लिए तो टारगेट करना पड़ेगा ना। और अगर आप तीनों में देखना चाहते हैं, जैसे एएफए में जाना है तो कट ऑफ कितनी चली जाती है? 140 तक चली जाती है, तो वहां पे तो आपको 200 के पास टारगेट रखना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग प्लान बनेगा, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ डिसाइड होगा, अभी से वो जरूरी है, ठीक है ना। सो मेक अ प्रॉपर प्लान फॉर योर सेल्फ। ऐसा नहीं कि हर किसी को 480 लाने, 500 वाला भी होगा ना, ये सुनो, 450 वाला भी होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर किसमें कितने लाओगे वो इंपॉर्टेंट। कट ऑफ पे नहीं जाना, इसकी 75 हो तो यहाँ 75 लाने, इसकी 150 है तो 150 लाने, उससे कुछ नहीं होना। इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड, एम फॉर हाई, इफ यू एम हाई देन यू विल स्कोर हाई, यस और नो। और 400 है, ये याद रखो, भूल जाओ कट ऑफ को, याद रखो 400 है भाई, 400 को पार नहीं करना, 400 में एंट्री मारनी हमने। We want to get into 400, 400 भी नहीं है अब तो, जो गर्ल्स की सीट उससे भी कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी 400 में राउंड ऑफ में मानूं, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्लानिंग हो गई, सिलेबस एनालाइज हो गया, प्लानिंग हो गई, फिर प्लानिंग में और क्या आएगा, क्या क्या चीजें कैसे कैसे कवर करनी है। अब जो शुरुआत है वो कहां से होगी? तैयारी, फुटप्रिंट बना लिया, पूरा ब्लूप्रिंट बन गया चुका है कि ऐसे ऐसे होगा। तो स्टार्ट कहां से करना है? तो बेसिक्स से। बेसिक्स, दिस एग्जाम स्पेशली एनडीए इज ऑल अबाउट बेसिक। कोई सुपरफिशियल नॉलेज नहीं चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए फॉर एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। साइंस है तो साइंस की बेसिक पे चाहिए। अगर आप इस बार का भी पेपर देखेंगे, उससे पिछले बार का भी पेपर देखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर नहीं है उसका पेपर नहीं निकलेगा, हर किसी का नहीं निकलता ना, क्योंकि यूपीएससी आपके बेसिक्स को टेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो बेसिक्स आपके फील्ड में रोल प्ले करने वाले, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, मैथ्स हो, ठीक है ना। ये सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं, दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन अकेडमी, आपकी जो अकेडमी की ट्रेनिंग है उसमें हेल्प करेंगे, एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन योर वर्क, आपकी जॉब में काम करेंगे। तो ये सिर्फ पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स नहीं है जिसमें नंबर लाने रट्टा मार के, समझना है। और समझने के लिए सबसे अच्छी सोर्स क्या है, सर कहां से पढ़े? तो वो है आपकी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी, इसमें आपको देखो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा कौन कौन सी पढ़नी है। जैसे शुरुआत तो आपकी हिस्ट्री की बात करें, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, है ना, ऐसे चलेंगे। सिमिलरली ज्योग्राफी के लिए भी सेम फंडा चलेगा। पॉलिटी के लिए आप देख सकते हैं, बुक्स और हैं पॉलिटी, जैसे एनसीईआरटी से इतनी अच्छी कवर नहीं होती, लेकिन 11th 12th की एनसीईआरटी है ना, 11th और 12th की एनसीईआरटी फॉर पॉलिटी वो अच्छी है। जैसे इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल थ्योरी है ना, वो सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं। साइंस की बात करें, साइंस में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि 200 नंबर की आनी है साइंस, बड़ा मोटा चंक कवर करता है साइंस। तो साइंस में एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है? तो साइंस के लिए आपको ये पढ़नी है, स्पेशली 9th क्लास की एनसीईआरटी, 10th क्लास की तो पूरी पढ़नी है। फिजिक्स आपको 11th, ये 12th क्लास की है, ये 11th ये कवर करनी है। केमिस्ट्री मेनली आपको सॉरी ये 12th ही नहीं, ये वाली 11th क्लास पर हरी हरी वाली किताब है, वो जरूर कवर करनी है। मतलब उसमें भी सारे चैप्टर नहीं कवर करने, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे चीजें पढ़ेंगे। चाहे अगर आप में से कोई बच्चा मेरे साथ पेड कोर्सेज में भी जुड़ा है, सो वी विल कवर एवरी वन ऑफ देम, ठीक है। जैसे अभी मंजिल बैच चल रहा है, मंजिल बैच में हमने केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कवर करने ही वाले हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी के लिए बच्चे, अगर आप देखो किताबें पढ़नी है, अब एनसीईआरटी के साथ एक दिक्कत आती है, कुछ बच्चों को बोरिंग लगती है, कुछ को मुश्किल लगती है, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसमें आपको टीचर की हेल्प पड़ती ही पड़ती है ना, कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, समझ नहीं आती हैं चीजें। तो उसके लिए आपके पास पूरी की पूरी एक अनअकैडमी की फैकल्टी की टीम है, जो आपको आपकी यूट्यूब के ऊपर, आपकी स्पेशल क्लासेस के ऊपर और आपके कोर्सेज के अंदर पढ़ा रही है। हर कोई अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट है, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। इसमें कोई देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मेनली चीज देखिए, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए,
फाइनल चीज क्या करनी है तुमको, यू वॉन्ट टू गेट इन टू द अकेडमी, दैट्स इट, दैट इज योर गोल। आप वही काम करने के लिए हमसे जुड़े हो या किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो, उस काम पे फोकस रखा करो। तो फोकस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। फोकस के लिए आपको जो भी करना पड़े, जैसे भी करना पड़े, दैट इज मस्ट। ओके, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो एनसीईआरटी से शुरुआत करनी है, और जब आप किताबें पढ़ेंगे, जब आप बुक्स पढ़ेंगे, चाहे आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे, एक काम नहीं भूलना है। ये जो 4 महीने हैं, मैं मान के चलता हूं, ये जो जैसे स्पेशली एनडीए की प्रिपरेशन की बात करता हूं अभी, क्योंकि ये जो 4 महीने ही एनडीए वालों के लिए, मार्च नहीं है उनके लिए, फरवरी नहीं है, इवन जनवरी का भी आधा महीना नहीं होगा, क्योंकि जनवरी का आधा महीना, फरवरी का पूरा महीना, मार्च का आधा महीना जाएगा बोर्ड्स में। तो तब दिक्कत होगी कि सर क्या करें, हाथ पांव फूलेंगे, सर अब क्या करें, सर मेरे से मैनेज नहीं हो रहा सर। क्योंकि शुरुआत, आपको पता है बोर्ड्स आएंगे, शुरुआत अभी से करनी है। प्लानिंग उसको भी इंक्लूड करना है। क्या इंक्लूड करना है कि ये 4 महीने हैं, मेरा दिसंबर का जब नोटिफिकेशन आए, मेरा सिलेबस कवर हो चुका हो, ताकि मेरे को रिलैक्स हो, मैं फील ना करूं कि यार ये भी करना, ये भी करना, वो भी कर लूं, वो दिक्कत ना। सो दैट्स व्हाई प्लानिंग ऐसी करनी है, और पढ़ना ऐसे है कि दिसंबर एंड तक अब मान के चलिए आपके सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, आपके नोट्स बन जाने चाहिए। नोट्स बनाने नहीं भूलना है, दिस इज मस्ट। प्रॉपर नोट्स बने होने चाहिए। नोट्स अगर नहीं बनाए तो पूरा का पूरा मार्च बर्बाद, आधा जो अप्रैल मिलेगा थोड़ा सा, वो भी बर्बाद। रिवीजन कहां से करोगे भाई, किताबें थोड़ी लेके बैठोगे वापस से, क्या कोई 30 मार खान पूरी की पूरी किताबें पढ़ेंगे सर, हम तो करेंगे, हमें नोट्स नहीं बना, नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स बनाने हैं, अभी बनाने हैं, अभी समय देना है, अभी टाइम है तुम्हारे पास। 12th वालों को एक दिक्कत आती है कि सर क्या करें सर, वो स्कूल का पढ़े कि एनडीए का पढ़े। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट भी करनी है, वो आपको सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। जो सिलेक्ट होगा उसके पास भी 24 घंटे है, वो भी स्कूल जा रहा होगा, जो नहीं हो रहा वो भी स्कूल जा रहा होगा, उसके पास भी 24 घंटे। यू नीड टू मैनेज द टाइम, आपको सेग्रीगेशन करना है, आपको मैनेज करना है। आप, सबसे बड़ी दिक्कत टाइम मैनेजमेंट की क्यों आती है, तुम एक सब्जेक्ट के लिए 10 जगह भागते हो, ये यहां से भी पढ़ लूं, ये वाली भी क्लास चल रही है यूट्यूब पे, ये भी पढ़ लेता हूं, वो सर भी पढ़ा रहे हैं। अरे भाई एक जगह पढ़ो, जहां मर्जी पढ़ो, एक जगह से पढ़ाई, जो तुम्हारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, दैट शुड बी वन। प्रैक्टिस कहीं से भी करो, प्रैक्टिस के लिए जहां मर्जी, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ऐसा थोड़ी है कि एक ने बढ़ा दिया कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दूसरा बढ़ा रहा है क्या, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ऐसे थोड़ी होगा, वो तो सेम रहेगा ना। एक ने 1 + 1 2 बोला है, तो दूसरा 1 + 1 क्या 15 थोड़ी कर देगा। तो कॉन्सेप्ट एक जगह से पढ़िए, जहां से आपको लगता है ऑथेंटिक लगता है, सही लगता है, वहां से पढ़ो, लेकिन मल्टीपल डायमेंशन नहीं क्रिएट करने एक ही चीज के, मल्टीवर्स का थ्योरी नहीं लगा देना, ताकि, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो आपके पास टाइम ही नहीं बचता, आप एक सब्जेक्ट के ऊपर ही 4-4 घंटे लगा रहे हो, तो बाकी के सब्जेक्ट कब पढ़ोगे। ठीक है ना, एक जगह पे फोकस रहिए, नोट्स बनाने जरूर है, भूलना नहीं। अब नोट्स भी बना लिए भाई, नोट्स के साथ साथ क्या करना है, पढ़ा, क्लास ली, नोट्स बनाए, पढ़ लिया, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए बच्चे, जैसे अनअकैडमी भी आप फ्री कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनके पेड कोर्सेज के अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा आप बुक्स ले सकते हैं, अपने खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारी किताबें आती हैं मार्केट में, जिसमें क्या होता है, अब सबसे अच्छी प्रैक्टिस कहाँ से हो सकती है, सबसे ऑथेंटिक प्रैक्टिस, कि भाई ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है या ऐसा ही आता है, तो वो होते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, आप टारगेट लेके चलिए इस पूरी जर्नी में कम से कम तुम्हारे 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं आपको, कम से कम। मतलब 15 साल में अगर 30 पेपर हुए हैं, 30 पेपर में कितने क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन जीएटी, तो 4500 क्वेश्चन जीएटी का, मैथ्स का भी लगा लो 120 क्वेश्चन, 3600 क्वेश्चन मैथ्स का करना जरूरी है। इन, तब सोच लो 4 महीने अगर आप करना चाहते हैं, या 7 महीने, 6 महीने, 5 महीने में करना चाहते हैं, या 4 में लगा लो यार, तो 3600, तो मैथ के हर महीने के कितने 900 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पल्ले, एक दिन का 30 क्वेश्चन। सोचो, इसको एनालाइज करो। सिमिलरली जीएटी में
रोज के 100 क्वेश्चन पल्ले पड़ेंगे, मतलब रोज के कितने पड़ गए, 4 महीने अगर करें 1000 का रोज का पड़ जाना है तुम्हारा, हाँ ये भी आपका 35 के 40 क्वेश्चन के पास इतने क्वेश्चन पड़ेंगे पल्ले। तो भाई करने पड़ेंगे प्रैक्टिस, ये एग्जाम मांगता है तुमसे प्रैक्टिस। सेम CDS के लिए अप्लाई होता है। तो सबसे अच्छा सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, बहुत सारी किताबों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, मॉक क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, यूपीएससी की वेबसाइट पे सारे प्रीवियस ईयर पेपर, उनकी आंसर कीज मिल जाएंगी। डाउट्स है तो आप सारे फैकल्टी से पूछ सकते हो कि सर इसमें डाउट है, ये सुन, है ना। इसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए। अब ये काम जो चलेगा ये 4 महीने तो चलेगा, दिसंबर तक ये काम ऐसे ही चलेगा। दिसंबर के बाद आपका बोर्ड्स आ जाएंगे, अगर आप एनडीए में है, सीडीएस में है तो आपके पास और टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर क्या करना है, फिर आपको करनी है रिवीजन, ठीक है, रिवीजन जरूर करनी है। रिवीजन आप जहां मतलब जितना अच्छे से हो सके करना है। अब इन 4 महीनों के अंदर एक और काम करना है, मतलब 4 महीने क्या, अभी फर्स्ट मंथ में देखो, फर्स्ट मंथ जितना अपने ऊपर फोकस रखोगे, मैं बोलता हूं फर्स्ट मंथ में सब्जेक्ट पे फोकस थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन अपने ऊपर फोकस काफी होना चाहिए। आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज पता होने चाहिए, और पता होते हैं सबको, आपको एक्सेप्ट करना है। कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो उसको एक्सेप्ट करिए। पर्सनैलिटी में आपको कोई चीज वीक है, कॉन्फिडेंस कम है, तो उसको भी एक्सेप्ट करिए और फिर उस पर इंप्रूव करिए। क्योंकि सिर्फ एनडीए रिटन की प्रैक्टिस नहीं होनी, एनडीए रिटन की तैयारी नहीं होनी, सिर्फ सीडीएस रिटन की तैयारी नहीं होनी, आपके एसएसबी की भी तैयारी होनी है। जो जो चेंजेस आप अपनी पर्सनैलिटी में लाना चाहते हैं, जो आप एक एनडीए ऑफिसर के अंदर देखते हैं, वो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी फोकस करना है। वो आपकी जब आप करने लगेंगे, आपके अंदर वो क्वालिटीज जब डेवलप होंगी, क्योंकि एक दिन में क्वालिटीज एक महीने में डेवलप नहीं होती, लंबा समय लगता है। जब वो डेवलप होंगी, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, खुद के लिए पर्सनल कॉन्फिडेंस फील होगा, वो आपकी रिटन प्रिपरेशन में भी झलकेगा, आप फील करेंगे पॉजिटिव अपने आप में। तो वीक एरिया पे जो है फोकस करना ही, स्ट्रॉन्ग एरिया पे फोकस करिए सबसे पहले उनको, और शाइन करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस देंगे वो, जितना कॉन्फिडेंस मिलेगा ना इस तैयारी में, कॉन्फिडेंस की तो वैल्यू है, उतना ज्यादा अच्छे से आप पढ़ पाएंगे, और वीक एरिया पे तब आप और अच्छे से काम कर पाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग एरिया के ऊपर फोकस करना ही है, वीक पे भी करना है, ठीक है। और इसके बाद जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट एक जो और चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, वो आपको करना पड़ेगा, स्पेशली 12th वालों। मेरे को पता है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो रिटर्न, जिनको 12th भी देना है और आईआईटी के लिए भी प्रेशर है थोड़ा सा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका साइंस है, फिजिक्स सेम आएगा, केमिस्ट्री तो उल्टा इजी आ जाएगा, मैथ्स सेम आएगा। तो थोड़ा सा जो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको इकट्ठे करिए। जैसे आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, मान लो फिजिक्स है, फिजिक्स अच्छे से पढ़ लिया, एक टॉपिक तैयार कर रहे हैं आप, मान लीजिए टॉपिक पे आपने लॉज ऑफ मोशन, तो जैसे मान लो आपने एक दिन में 50 क्वेश्चन करने हैं लॉज ऑफ मोशन के, तो 25 या 30 क्वेश्चन आईआईटी जेई वाले किए, 20 एनडीए वाले कर लो। वह हर तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करो, टॉपिक तो सेम है, यस वैसे कर सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको बोला, सोर्स एक रखना अपना पढ़ने का, पढ़ाई का सोर्स एक जरूर रखना है, ठीक है ना। गाइडेंस का सोर्स एक रखिए, मल्टीपल डायमेंशंस में जाना नहीं है, अदरवाइज टाइम लॉस करेगा। टाइम लॉस करेगा तो वैसे ही चीजों के लिए समय नहीं बचेगा, क्योंकि प्रेपरेशन में सिर्फ पढ़ना पढ़ना नहीं है, सेल्फ स्टडी है सबसे इंपॉर्टेंट। आपको खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, जब तक नहीं निकालेंगे नहीं कर पाएंगे पक्का चीजों का। अदरवाइज फिर क्या होगा, लास्ट आएगा, एंड आएगा, बोले पढ़ा तो सब है यार, याद नहीं रह रहा, है ना। सर पढ़ तो सब लेते हैं, भूल जाता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे ना। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे ना, सेल्फ फोकस नहीं रहोगे, तब तक चीजें भूलते रहोगे। और लास्ट एक चीज आती है, एक छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि आपकी लाइफ में काफी लोग आते हैं, कुछ लोग आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग डिमोटिवेट भी करते हैं। तो सुनना कम है, सुनना इन द सेंस इग्नोर मारना सीखिए, अपने ऊपर काम कीजिए। आप खुद ही डिसाइड करेंगे आप कहां जा रहे हैं, ठीक है ना। ये मैंने आज भी एक एग्जांपल दिया था क्लास में, तो बच्चे कह रहे थे कि सर कि ऐसे कोई बोलता है, ऐसे डिमोटिवेट करते हैं। मैंने कहा तो अगर मैं किसी को बोल दूं कि तेरे पंख आ जाएंगे, पंख आ जाएंगे, तो पंख थोड़ी आ जाएंगे। वैसे कोई अगर तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है, हो जाएगा उससे कुछ, कि तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा,
ये तुम डिसाइड करोगे होगा कि नहीं, इट विल बी डिसाइडेड बाय यू। ओनली वन पर्सन, अगर आप ठान लेना तो सिर्फ एक ही इंसान आपको रोक सकता है, वो आप खुद है। तो दैट्स वाई यू नीड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, और इस एग्जाम के लिए आपको कॉन्फिडेंट फील करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस कॉन्फिडेंस के बिना तैयारी करते हैं, चल करके देखते हैं। फील इट कि यार करना है, पढ़ना है, बाद में देखेंगे क्या। दैट यू नीड टू फील, वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपके दिमाग में ये ना हो कि होगा कि नहीं, दिमाग में ये हो गई पढ़ना है, करना है, वो बाद की बात, पेपर देने के बाद डिसाइड होगा कि होगा कि नहीं होगा, पहले तो नहीं कर सकते। पढ़ रहे हो तो, नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तो डिसाइडेड ही है, पढ़ रहे हो तो पहले तो डिसाइड नहीं हो सकता ना। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए बच्चे ये 10 स्टेप्स अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो आप आराम से अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। और बच्चे अगर देखिए इसमें जैसे एक एनसीईआरटी वाला हिस्सा था कि सर एनसीईआरटी किताब बेसिक्स आपको पढ़ने हैं, नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी देता है अपने सारे कोर्सेज के अंदर, जहां पे आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ में आपको मिलते हैं प्रैक्टिस सेशंस, डाउट्स रेजोल्यूशन के ऑप्शन, जिससे आप इंस्टेंटली डाउट पूछ सकते हैं हमसे, डाउट डिस्कस कर सकते हैं। और बच्चे आप हमारे कोर्सेज को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा ऑफर मिल रहा है टीचर्स डे के ऊपर, तो वो मिल रहा है फ्लैट 50% का जो है आपका डिस्काउंट। ठीक है, तो इस डिस्काउंट को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आपको कोड जो यूज करना है दैट इज SING01। ठीक है, तो आप जो है ये कोड यूज कर सकते हैं, या मैं आपको अच्छे से इस कलर में लिख देता हूं। तो SING01 जो है इज माई कोड, जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, जिससे आप सारे 6 मंथ वाले कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा 2375 के अंदर। तो ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इट इज गोइंग टू एक्सपायर वेरी सून। तो अगर आप अपनी देखो, ऑफर को छोड़ो यार, तैयारी शुरू कर दो, सिंपल सी बात है। आज है ना, सितंबर शुरू हो चुका है, पहला हफ्ता खत्म होने वाला है, सीधी सी बात है। तुम्हें इस एग्जाम में जितनी इंपॉर्टेंस चीजों को कवर करने की है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कब तैयारी शुरू कर रहे हो, जितना कम लेट करते जाओगे, जितना छुट्टियां करते जाओगे, उतना ही दूर होते जाओगे। अगर आपने ज्वाइन कर भी लिया, उसके बाद भी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी जरूरी है, क्लासेस जरूर ज्वाइन किया कीजिए। ठीक है, तो बच्चे ये जो सब्सक्रिप्शन प्लान है, उनसे आप हमारा अगला जो नया बैच लॉन्च होने वाला है 14 सितंबर को, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको उसका एक्सेस सीधा मिल जाएगा। तो विजय बैच जो है उसमें आपको एनडीए 1 2025 का डेडिकेटेड कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको वही सारी की सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, इवन आपको मिलेंगे डाउट रेजोल्यूशन के ऑप्शंस, और सबसे अच्छी बात आपको मिलेगा ऐसी एक्सपीरियंस फैकल्टीज का साथ जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस एग्जाम के लिए जो है प्रिपेयर कराया है और क्रैक करवाया है। ठीक है, तो वो सारी फैकल्टीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीएस में भी आपको बच्चे नया लक्ष्य बैच मिलने वाला है, ये भी आपका 14 सितंबर को शुरू होने वाला है, नया बैच। ठीक है, इसके अलावा आप एग्जिस्टिंग बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर आप बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करना चाहते हैं तो दीज आर द बैचेस फॉर यू। तो इन बैचेस के अंदर भी आपको सेम सबका कुछ मिलेगा। तो अगर आप सोचते हैं एक ऑफिसर बनने का सपना थ्रू एनडीए और सीडीएस, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्ट बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार शुरू हो गया तो फिर दौड़ता है इंसान। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट टू पिक। सो स्टार्ट कीजिए, जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ और अपनी एनडीए की जर्नी को कर सकते हैं, सीडीएस की जर्नी को साकार कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं सबको हम अपनी आपकी एनडीए और सीडीएस की जर्नी के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। तो